आप सभी ने सुना होगा, टाइम इज मनी। जी हाँ, ये बिल्कुल सही सही बात है कि टाइम ही पैसा है। और इसको हम हमारे इन्वेस्टमेंट प्लान्स में बहुत ध्यान रख सकते हैं। जैसे अगर आपकी एज अगर अभी काफ़ी कम है, नियर बाय अगर 25 की आपकी एज हो, 25 की एज में हर कोई व्यक्ति अर्न करना स्टार्ट कर देता है। ऑलमोस्ट 90% लोग तो अर्न करना स्टार्ट कर ही देते हैं। अगर आपकी एज केवल 25 के आसपास है, तो आपकी जो रिटायरमेंट एज है उसके लिए आपके पास 35 ईयर का टाइम मिलता है। और अगर आप बहुत कम अर्निंग भी कर रहे हैं, मीन्स आज की डेट के हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो 10,000 रुपीज़ का अमाउंट एक बहुत मिनिमस्टिक अमाउंट होता है जो हर कोई व्यक्ति अर्न कर सकता है। तो 10,000 रुपीज़ के अमाउंट में से अगर आप 10% की भी शेविंग करते हैं, मीन्स 1,000 रुपये भी अगर बचाते हैं महीने का, और उसके अगर आप SIP करते हैं किसी इक्विटी फंड में, तो ऑन एन एवरेज इक्विटी फंड्स आपको नियर बाय 15% के इंटरेस्ट, या सॉरी इंटरेस्ट नहीं, रिटर्न देके जा सकते हैं। और 15% के रिटर्न के हिसाब से अगर मैं आपका टेन्योर 35 ईयर के हिसाब से लेके चलूँ, तो मेरे पास SIP कैलकुलेटर में आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो आती है वो आती है 4,20,000 के आसपास। 4,20,000 रुपये आप 35 साल में जमा करेंगे, और इससे आपको जो रिटर्न मिलने वाला है वो मिलने वाला है 1,44,40,000 के आसपास का। तो टोटल आपकी वैल्यू हो जाएगी 1,48,60,000 के आसपास। मीन्स आप सोचिए, 1,000 रुपये महीने के इन्वेस्टमेंट से भी आप 1.5 करोड़ रुपए के मालिक बन सकते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखें, ये टाइम के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर मैं टाइम टेन्योर कम कर दूंगा, अगर आपने यही SIP 1,000 रुपए की SIP 30 साल की एज में स्टार्ट करी, तो आप ये मान के चलें कि आपको जो रिटर्न मिलने वाले हैं अब वो इसके नियर बाय 50% ही हो जाएंगे। 3,60,000 रुपये आपका जमा होगा, और आपको जो वैल्यू मिलने वाली है वो केवल 70 लाख रुपए की मिलने वाली है। अब अगर आप यहाँ से 5 साल और डिले हो गए, मीन्स अगर आप 35 साल की एज में SIP को स्टार्ट कर रहे हैं और आपका रिटायरमेंट एज 60 ईयर की है, तो आपके पास 25 ईयर ही बचते हैं। और 25 ईयर के हिसाब से आपको सेम रिटर्न पे ओनली 32 लाख ही मिलते हैं। मीन्स आप सोचिए कि अगर आपने 25 साल की एज में उसको स्टार्ट कर दिया तो आपको 1.5 करोड़ रुपए मिल रहे थे, और अगर आप उसी को 30 साल की एज में स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको 70 लाख रुपए ही मिल रहे हैं, और अगर आप उसको 35 साल की एज में स्टार्ट कर रहे हैं तो अब आपके पास केवल 32,84,000 रुपए के आसपास ही मिलता है। मीन्स हर 5 साल पे आपका जो अमाउंट है वो नियर बाय 50% से भी कम डिक्रीज हो जाता है, मतलब 50% ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है, और आपको जो रिटर्न मिलने वाले वो कम हो जाते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, टाइम इज वैल्यू। आप जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियली रहेगा आपके लिए। तो हमेशा ध्यान रखें कि यहाँ पे टाइम के साथ साथ रिटर्न्स का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। आपको अगर 15% के रिटर्न इक्विटी फंड दे रहे हैं, वहीं अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि अगर आपने किसी FD में इन्वेस्टमेंट कर दिया है, इक्विटी फंड्स लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अगर आप डेट फंड में जा रहे हैं या FD की तरफ आप जा रहे हैं, तो FD एक आउटडेटेड प्रोडक्ट आज की डेट में हो चुका है। FD को हमें करना चाहिए, ऐसा मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि FD नहीं करना चाहिए, बट FD एक लिमिटेड अमाउंट पे करना चाहिए, और आपका मेजर ऑफ द पार्ट जो है वो इक्विटी में होना चाहिए अगर आपकी एज काफ़ी कम है तो। अब हम, और आपको उस फंड से इमरजेंसी नीड्स नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। अब अगर मैं बात करूं कि आपको FD में इन्वेस्ट करना था, FD के ऑन एन एवरेज जो रिटर्न चल रहे हैं वो नियर बाय 6% के आसपास है, और 6% के रिटर्न के हिसाब से मैं अगर देखूं कि मुझे 35 साल के एज में क्या रिटर्न मिलेंगे, अगर मैं 1,000 रुपये से स्टार्ट करता हूं, तो मेरे पास जो टोटल अमाउंट बनता है वो मात्र 14 लाख रुपए का बनता है। अब आप सोचें कि आप क्या 14 लाख रुपए के लिए काम करना चाहते हैं या 1.5 करोड़ रुपए के लिए काम करना चाहते हैं। जनरली अगर आप LIC में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे आपको नियर बाय 5% के ही रिटर्न मिलते हैं, और वो आपको लंबे समय में 14 लाख से भी कम के रिटर्न देके जाएंगे। वहीं इक्विटी फंड्स आपको 1.5 करोड़ के रिटर्न देके जाने वाले हैं, जहाँ पे डिफरेंस मोटा मोटा 10 टाइम्स का है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। इसीलिए आप अपने कैपिटल को हमेशा सही जगह इन्वेस्ट करें, जिससे उसकी सही वैल्यू आपको समय पे मिल पाए। जनरली काफ़ी सारे लोग LICs में बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, और उस पैसे को जब वो उनके मेच्योरिटी पीरियड पे देखते हैं तो काफ़ी कम होता है, क्योंकि इन्फ्लेशन ही इतना बढ़ चुका होता है जो उनके फंड के आगे कुछ भी वैल्यू नहीं रखता। इसलिए इक्विटी फंड्स में आप कभी भी देख लीजिए, अगर किसी भी व्यक्ति ने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया गया है तो उनके वैल्यूएशन कितने हायर होते हैं जनरली किसी FD या किसी LIC पॉलिसीज के कंपैरिजन में। LIC पॉलिसीज गलत नहीं होती, बट उनका यूटिलाइजेशन सही तरीके से होना चाहिए। उसको हम एक गेन की तरह नहीं देख सकते। जनरली अगर आपको कुछ कवर चाहिए तो उसके लिए आप LIC पॉलिसीज को देख सकते हैं, जिसमें आपको मेच्योरिटी के टाइम पे कुछ फंड भी मिल जाता है, साथ में आपकी लाइफ भी कवर होती है।
इसके अपार्ट अगर आप चाहते हैं कि आपको LIC नहीं करना है, इक्विटी के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट करना है, तो साथ में आप कोई भी टर्म प्लान या मेडिकल हेल्थ हेल्थ इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। वो भी एक अच्छा ऑप्शन होता है जिसके थ्रू आप अच्छे गेन कर सकते हैं।